यहाँ पर फिर से देख लेते हैं यार, हमारा जो टारगेट है वो क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है ना। अब यहाँ पर ये क्या बना है, एक प्रिज्म। तो यहाँ पर नाम रख देते हैं, जो ABC है ये क्या कहलाया, प्रिज्म कहला गया। ठीक है, प्रिज्म की जो AB भुजा है और BC भुजा है, इसमें हम प्रकाश को डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, अपवर्तक पृष्ठ, क्योंकि इसमें अपवर्तन की घटना होती है। फिर हम बात करते हैं ये जो BC, तो जो ये सतह से या सरफेस से टच है उसको हम क्या बोलेंगे, आधार। अब यहाँ पर देखो, मान लो कोई किरण इसकी सतह से अपवर्तक पृष्ठ से टकराती है, तो जो किरण यहाँ से टकराई उसका नाम मैं क्या रखा हूँ, PQ रखा हूँ। वो कौन सी किरण हो गई, आपतित। फिर जो किरण इसके अंदर जाती है इसका नाम क्या हो गया, QR। तो यहाँ पर अपवर्तन हुआ, तो ये क्या हो गई, ये अपवर्तित किरण। ठीक है, और जो किरण यहाँ से टकराने के बाद फिर बाहर निकलती है, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। निकलना माने निर्गत होना। कभी कभी हाल में लिखा रहता है प्रवेश और निर्गत। प्रवेश माने अंदर आना और निर्गत माने क्या होता है, बाहर। अंग्रेजी में एंटर और एग्जिट ऐसे करके लिखा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी किरण हो गई। अब मुझे बताना था कि कोण कहाँ कहाँ बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें अभिलंब खींचेंगे। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाए, आपतन कोण। और इसे किससे लिखेंगे, I से। इसके बाद यहाँ पर देखो, ये अपवर्तित किरण है और ये क्या है, अभिलंब। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण, है ना। तो यहाँ पर जो R1 लिखा हूं और क्या लिखा हूं, R2 लिखा हूं, ये कौन से कोण हो गए, अपवर्तन कोण। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कौन सी किरण थी, निर्गत किरण, और ये क्या है, अभिलंब। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है, निर्गत कोण। ये कौन सा कोण हो गया, निर्गत कोण। इतना समझ में आया। यदि इस लाइन को मैं सीधा बढ़ाऊं, है ना, हालांकि लाइन अंदर जाएगी तो मुड़ जाएगी, पर ऐसे सोचो कि मान लो ये लाइन सीधा जाती, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूं, इसको डैश डैश करके। ओरिजिनल में ये लाइन जाएगी नहीं, पर हम इसको ऐसे डैश डैश करके आगे बढ़ा दी। ठीक है, इस लाइन को भी मैं डैश डैश करके आगे बढ़ा दिया, और यहां पर जो कोण बना उसको हम किससे दर्शाते हैं, डेल्टा से। और इस बिंदु का नाम मैं कुछ रख देता हूं, मान लो यस है ना, PQRS T हो गया, यहां पर क्या हो गया, यू हो गया। तो ये जो डेल्टा आया इसको बोलते हैं विचलन कोण। परीक्षा में अलग से पूछता है कि विचलन कोण होता क्या है। तो ये कौन सी किरण थी, आपतित किरण। ये कौन सी किरण थी, निर्गत किरण। तो इसके बीच का कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण। ठीक है, तो जो डेल्टा हो गया ये क्या बन गया, विचलन कोण। ठीक, तो इस तरह से चित्र को सजाना है, देखना है। जब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का आ गया कि इसका अपवर्तनांक स्थापित करिए, तो पूरा चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद इसको इस तरह से लिख देना हो, इसके नीचे या बगल में कहीं भी। ठीक है, अब सबसे पहले अलग से थोड़ा विचलन कोण पढ़ लेते हैं कि विचलन कोण होता क्या है ना। तो विचलन कोण की बात करते हैं, तो क्या क्या हो गया, विचलन कोण अलग से खाली स्थान में भरने के लिए भी आ जाता है। तो क्या बोलोगे, इसका नाम लो, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण। तो सीधे सीधे विचलन कोण हम लिखेंगे प्रिज्म के किसमें, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण। परिभाषा याद हो गई, और इसको किससे दर्शाएंगे, डेल्टा से। ठीक है, इस विचलन कोण का मान कम ज्यादा भी हो सकता है। जैसे इस किरण को मैं ऊपर रखूं या नीचे रखूं या कैसी भी कंडीशन हो जाए, तो कभी इसका मान बड़ा होता है, कभी इसका मान क्या होता है, छोटा होता है। जैसे मान लो किरण का मान, मैं ये आपतन कोण का मान बढ़ाते जाऊं या घटाते जाऊं, तो इसका एक मान ऐसा मिल जाएगा कि उसका मान क्या होगा, सबसे कम होगा। तो उसको हम बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। तो न्यूनतम विचलन कोण क्या कहलाएगा, विचलन कोण का न्यूनतम मान। विचलन कोण का कौन सा मान, न्यूनतम मान। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूनतम विचलन कोण। इसी में परिभाषा है, इसी को पढ़ देना। विचलन कोण के न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। फिर इसको हम ऐसा दर्शाते हैं, डेल्टा M। तो डेल्टा माने हुआ विचलन कोण, M का मतलब हो गया मिनिमम, छोटा।
ठीक है, तो इस तरह से है। अब जब न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति आती है तो क्या क्या होता है देखना। यहां पर जो ये अपवर्तित किरण है और जो आधार है वो क्या हो जाते हैं, समांतर। माने कभी ये किरण ऐसे भी जा सकती, ऐसे भी जा सकती। जब ये आधार के समांतर हो जाए तो ये कौन सी स्थिति होती है, न्यूनतम विचलन। ठीक है, तो न्यूनतम विचलन में कौन कौन सी किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, और कौन सी किरण, ये प्रिज्म का आधार, दोनों क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ये लाइन क्लियर हो गई। क्या क्या देखो, यदि मैं थोड़ा सा यहां पर प्रिज्म बना देता हूं छोटा सा, मान के चलते हैं कि जब मैं यहां पर किरण ऐसे डाला, ये किरण ऐसे होकर के ऐसे मुड़ी, अगली बार किया तो ऐसे होकर के ऐसे मुड़ी, अगली बार किया तो मान लो ऐसे होकर के ऐसे मुड़ी। कोई एक किरण जाएगी जो प्रिज्म के क्या हो जाएगी, आधार के समांतर। जब समांतर होगी तभी कोण का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा, है ना। तो ये कंडीशन हो गई कि न्यूनतम विचलन कोण के लिए अपवर्तित किरण आधार के कैसा होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देख तो यहां पर जो आपतन कोण का मान है और जो निर्गत कोण का मान है वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जैसे यहां पर 40 डिग्री का कोण है तो निर्गत कोण भी कब क्या बनेगा, 40। लेकिन कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। ठीक, तीसरा ये होता है कि जो अपवर्तन कोण है जैसे R1 और ये R2, इसका मान भी क्या होता है, बराबर होता है। माने R1 R2 को हम सीधे क्या कह सकते हैं, R, दोनों का मान क्या होगा, बराबर। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति होना चाहिए। तो ये न्यूनतम विचलन कोण की ये क्या हो गई, शर्तें। एक बार रिपीट कर देता हूं ये वाला पूरा टॉपिक, फिर व्यंजक निकालते हैं। फिर से देखते हैं, विचलन कोण क्या कहलाया, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण विचलन कोण। दर्शाते किससे हैं इसको, डेल्टा से। ठीक है, दूसरा यहां न्यूनतम विचलन कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण के न्यूनतम मान को क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण। ठीक, न्यूनतम विचलन कोण की शर्तें क्या हैं, अपवर्तित किरण, क्या, अपवर्तित किरण और आधार समांतर होना चाहिए। ठीक, आपतित किरण और निर्गत किरण का मान बराबर होना चाहिए, अपवर्तन कोण बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये अलग से है, जब आपको अलग से पूछेगा तब ये काम करना है। ठीक है, ये इसके अपवर्तनांक का हिस्सा नहीं है। ठीक, पूछ लिया विचलन कोण क्या कहते हैं, क्या है, इसकी शर्तें क्या है, तो ये सारी चीजें आपको लिखना है। अब देखते हैं अगला हिस्सा। अब रेसिपी देखना, सवाल ज्यादा बड़ा नहीं है, है ना, माने कठिन नहीं है, बड़ा है, ये देख लेना, है ना। देखते हैं अब इसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी रेसिपी लिखता हूँ और इसके बाद इसका व्यंजक निकालते हैं। तो इसको देखते हैं क्या है इसमें। ठीक, तो सबसे पहले हमको चित्र बनाना है और चित्र के बारे में लिखना है। ठीक है, हाँ यही चीज है, लिखना है बस यही। अगला देखो, दूसरा काम क्या करना है, इसमें जो चतुर्भुज बन रहा है, ढूंढना चतुर्भुज QORA, AQOR लिख सकते हैं, है ना। तो हमको निकालना है कि चतुर्भुज, नाम बोलो, AQOR में शेष कोण। अब ये शेष कोण क्या है अभी समझाता हूं, है ना। स्टेप भर ध्यान रखना है कि क्या निकालना है, शेष कोण। फिर हमको जो नीचे वाला त्रिभुज है क्या है, QOR मिल रहा है, तो त्रिभुज QOR में भी कोण निकालना है, त्रिभुज QOR में कोण। और फिर न्यूनतम विचलन की शर्त लगाना है, न्यूनतम विचलन की शर्त, और ये बनेगा हमारा पहला समीकरण। ठीक है, स्टेप भर ध्यान रखो कैसे कैसे करेंगे, अभी देख लो, क्योंकि सारी चीजें मैं मिटा दूंगा, इनको भर ध्यान रखोगे तो सारा कुछ आपसे बन जाएगा। फिर हमको निकालना है ये जो ऊपर का त्रिभुज है TQR, तो यहां पर त्रिभुज TQR में निकालना है बाह्य कोण। क्या निकालना है, बाह्य कोण। और यहां से जब बाह्य कोण निकल जाएगा तो न्यूनतम विचलन की स्थिति इधर भी निकालना है। ठीक है, और ये हमारा कौन सा समीकरण होगा, दूसरा। इसके बाद तीसरे में हम क्या करेंगे, स्नेल का नियम लिखेंगे। ठीक है, और ये हमारा तीसरा समीकरण हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 3 में मान रखेंगे, किसका, आई का और आर का, तो एक सूत्र मिल जाएगा। बस इतना काम करना है। तो अब चालू करें। ठीक, जब आप करोगे इस प्रश्न को तो पहले ये चित्र बना लेना। चित्र में जो जो भाग हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, एबीसी प्रिज्म है, या तो शब्दों में लिख देना या फिर ऐसे करके भी लिख देना। शब्दों में लिखोगे ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, मान लाइन पैराग्राफ जैसे बना के, कि माना एबीसी प्रिज्म है, एबीएसी अपवर्तक पृष्ठ है, बीसी आधार है, ए प्रिज्म कोण है, पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आर अपवर्तित किरण है, आर एस निर्गत किरण है, एम ओ एन ओ अभिलंब है, आई आपतन कोण, आर वन आर टू अपवर्तन कोण, ई निर्गत कोण और डेल्टा क्या है, विचलन कोण है। इतना चाहे ऐसे और या फिर ऐसे बराबर करके भी लिख सकते, दोनों ऑप्शन है। समझ में आ गया इतना? ठीक, अब पहला काम करते हैं। मुझे ये बताओ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, अब मैं कौन सा चतुर्भुज लिया हूं, थोड़ा सा इसमें देखो, ए क्यू ओ आर। मुझे ये बताओ यहां पर कोण कितना है, यहां पर पूरा कोण कितना है, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये अभिलंब है, ये वाली लाइन सोचो 90, क्योंकि जो अभिलंब होता है वो सतह पर लंब है। तो फिर से देखना, यदि मैं इस कोण की बात करूं, पूरा इस डंडे से लेकर के डैश डैश डंडे तक, है ना, इसका कोण का मान कितना है, 90। हम कैसे जान गए 90? ये हम अभिलंब ना खींचे हैं, तो मान लो जब हम अभिलंब ऐसे खींचेंगे तो अभिलंब का मतलब 90 का कोण, तो इधर 90 है तो इधर भी क्या होगा, 90। बात समझ में आ गई इतना? तो इसी तरह से इसका बताओ, ये वाला, ये भी कितना हुआ, 90। पूरा कोण की बात कर रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक, ये सीधे सीधे प्रिज्म से लेकर के ये अभिलंब तक का कोण कितना है, 90। 90 90 कितना हो गया, 180। तो ये दो कोण हटा दो, अब कितना कोण बचा यार, 360 होता है ना। 360 में एक 90 यहां का निकल गया, एक 90 यहां का निकल गया, तो कितना बचा, 180। किस किस कोण का मान बचा, ए का और ओ का। ठीक है, तो यहां पर मैं इस तरह से लिख देता हूं, वो पूरा स्टेप देखना क्या लिखा है उसमें, चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में कौन सा कोण लिख रहा हूं, शेष कोण। क्लियर हो गया? उसको मैं पूरा ऐसे उतार दिया। अब उतारने के बाद पहले चित्र को भी देखना, ए क्यू ओ आर, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। 360 में 90 इसका हटा दिए, 90 इसका हटा दिए, बचेगा 180। तो हमारे पास दो कोण बचे, ए और ओ, इनका जोड़ किसके बराबर होगा, 180 के। 180 तो निकल गया, तो शेष कोण कौन कौन से बचे, क्यू और आर को छोड़ दो, तो क्या बचा, ए बचा और ओ बचा। तो ऐसा लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे ए और प्लस कोण। इस ओ को क्या लिख सकते हैं यार, कोण का नाम कैसे लिखते हैं पता है आपको, क्यू ओ आर या आर ओ क्यू, इस तरह से लिख सकते हैं। जब कोण का नाम लिखते हैं तो जो बिंदु होता है वो किस में होना चाहिए, बीचों बीच होना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज के नाम में चाहे जैसा लिख दो, लेकिन कोण के नाम में जिस कोण की हम बात करते हैं उस वो बिंदु को कैसा लिखना है, बीच में। तो मैं लिखता हूं कोण क्यू ओ आर, इसका मान कितना हो गया, 180 डिग्री। क्यू क्यू निकला है यार, आर क्यू आर, जब कोण का नाम, यहां पर ओ की बात हो रही, कोण ये नहीं है, क्यू नहीं है, ओ भी, आर भी नहीं है, कोण कौन सा है, ओ है। जो बीच में होता है वो कोण, ये बिंदु को दर्शाने का तरीका होता है। जैसे मान के चलो यहां पर देखो, यदि मैं यहां क्यू लिख दूं, ओ लिख दूं, आर लिख दूं, ऐसा लिखा हूं, तो क्या क्यू कोण है यहां, आर कोण है यहां, कौन सा कोण है, ओ, जो बीच में होता है वो कोण है। ठीक है, तो यहां पर ये सोचो कि जो मैं क्यू छोड़ा हूं वो कोण छोड़ा हूं, लेकिन यहां पर क्यू जो है वो कोण नहीं है, बिंदु है। आर भी क्या है, बिंदु है, और ओ क्या है, कोण है। कोण को बीच में लिखते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, तो इस कोण का योग कितना हो गया, 180। अगला स्टेप क्या कहता है बताओ, हाँ, त्रिभुज, हाँ, ये हो गया त्रिभुज क्यू ओ आर में कोणों का योग। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ठीक है, त्रिभुज को ध्यान से देखना है। अब त्रिभुज में आप देखो क्यू आर मिला, यहां देखो क्यू ओ आर, इसमें तीनों कोणों को जोड़ना है और उनका मान कितना रखना है, 180। तो बात करते हैं, देखो इसमें इस कोण का नाम कितना है, R1, ये लिख दिया, प्लस
इस कोण का नाम क्या है, R2 लिख दिया। अब तीसरे कोण का नाम बताओ, तो वो नहीं बोलेंगे, उसका पूरा नाम बताओ, है ना, QOR। समझ में आ गया? ये लिखे, ये लिखे, ये लिखे, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो यहां पर लिख दिया कोण QOR और इसका मान कितना हो गया, 180। ठीक है, अब इन दोनों की हम क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, इनकी हमको क्या करना है, तुलना। ठीक, तो ये क्या बताते हैं, मैं यहां पर ये चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब ये प्रदर्शित करता है, सिंप्लीफाइज दैट, अंग्रेजी में इसको सिंप्लीफाइज और ऐसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रदर्शित करता है। ये दोनों क्या प्रदर्शित करते हैं, तो समझना, यहां मैं पहले इसको लिख देता हूं, ए, ठीक है, प्लस कोण QOR, ऊपर वाला लिख दिया। अब ध्यान से देखना इधर, बराबर, ये 180 लिखा है, यहां भी क्या लिखा है, 180। तो 180 का मान ये पूरा हो गया ना, तो मैं क्या लिखूं अब, R1 प्लस R2 प्लस कोण QOR। देखो तो अच्छे से, ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे ये और ये बराबर हैं तो इधर का भी बराबर होगा, इतना सीधा सीधा है। ठीक, दोबारा से देखो, इसके उस साइड कितना है, 180, इधर भी कितना है, 180, ये दोनों बराबर हैं, तो ये वाला हिस्सा एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसमें से QOR और QOR दोनों कट जाएंगे, मतलब इसको पक्षांतर उधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इतना ज्यादा पक्षांतर अक्षांतर नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना। अब आपके पास बचा क्या यार, A बराबर कितना, R1 प्लस R2, यही बचा। ठीक, मैं तुलना के बाद अब यहां पर क्या आ गए, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में शर्त बताया था कि R1 R2 किसके बराबर हो जाता, R के। तो यहां पर ऐसा कर लेंगे, देखना, यहां पर लिख दिया A, फिर R1 का मान भी कितना हो गया, R, R2 का मान भी कितना हो गया, R, तो A बराबर कितना हो गया, 2R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, A/2। ठीक है, इसको मान लेंगे कि हमारे पास पहला समीकरण आया, और जो हम ये किए हैं किस कंडीशन में है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। इसको देख लो फिर से, A की जगह A लिखा, R1 की जगह क्या लिख दोगे, R, R2 की भी जगह क्या लिख दोगे, R, क्योंकि न्यूनतम विचलन में दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, और R जोड़े तो कितना हुआ, 2R। तो यहां से हमको R का मान निकाल देना है। तो यहां हमको जो पहला समीकरण मिला, R बराबर क्या मिला, A/2। तो कुल मिला के पहले समीकरण में हम क्या निकालना है, R/2। क्लियर हुआ इतना? चलो अब इसके दूसरे हिस्से में चलते हैं, एक हिस्सा हो गया है ना। अब देखना, नहीं वो स्टेप लिखे हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ा आसान है, छोटी सी गणित है, ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अगला देख लो, इसमें क्या लिखा है, त्रिभुज TQR में बाह्य कोण। तो अब देख लेते हैं, त्रिभुज TQR में बाह्य कोण। अब ध्यान से देखना यार, पहले त्रिभुज ढूंढो, थोड़ा देखो उसमें TQR क्या है, इधर उधर नहीं देखो भाई, इधर देखो खुशबू, इधर देखो, मिला TQR, TQR त्रिभुज है। बाह्य कोण बताओ, इसमें बाहर कौन सा है, डेल्टा। बाहर कोण का नाम क्या है, डेल्टा। हम लिखे हैं त्रिभुज TQR में बाह्य कोण लेना है ना। तो ये कितना हो गया, डेल्टा हो गया। अब जो बाह्य कोण होता है अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज कौन सा लिए हैं, TQR, माने इस कोण को और इस कोण को जोड़ दें तो किसके बराबर होगा, डेल्टा। पर इसमें तो नाम ही नहीं लिखा है, झंझट तो ये है। तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, I-R1, क्योंकि ये यही कोण के दो हिस्से हो गए। I में से R1 घटाओगे तो ऊपर का कोण मिल जाएगा, I में से R1 का मान घटाओगे तो क्या मिलेगा, ऊपर का कोण। थोड़ा सा अब मैं यहां पर ऐसे समझाऊं कि मान लो इस तरह से ये कोण जब बना है ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे कर देता हूं ये, ठीक। यदि ये कोण 40 का है और ये कोण 10 का है तो ये कोण कितने का होगा, हाँ, 40 में 10 क्या करोगे, घटा दोगे,
क्योंकि इधर का कोण भी चलिशय होता है, जो इधर का होता है शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं ये। तो इसी तरह से यहां पर है, इस कोण का मान क्या हो जाएगा, I में से घटाओगे क्या, R1। जैसे 40 में 10 घटा के इसको क्या बता रहे हो, 30, उसी तरह से I में से R1 को घटाओगे तो ऊपर का आ जाएगा। तो इस तरह से यहां पर देखना, थोड़ा फिर से ध्यान देना, इस कोण का नाम बता दो यार, इस कोण की बात कर रहा हूं मैं, इसका मान कितना, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, I माइनस R1। ठीक है, अब इसी तरह से इस कोण को बताओ यार, E माइनस R2। तो ये लिख देंगे यहां पर प्लस करके E माइनस R2। दोबारा से देखो यहां पर, तो ये हो जाएगा डेल्टा बराबर I माइनस R1 और प्लस E माइनस R2। ठीक है, ये क्या कहला गया, इसका बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर, तो दूर के अंतः कोणों के, है ना, माने जो इससे सटा है इसको छोड़ दो, दूर वाले दो ठो जो बचे उनको जोड़ दो। ठीक, अब यहां पर फिर से वही कंडीशन लगाना है। कौन सी कंडीशन, न्यूनतम विचलन। इसके बाद देखो ना क्या लिखा है, न्यूनतम विचलन। न्यूनतम विचलन के लिए देखना, न्यूनतम विचलन में डेल्टा को डेल्टा नहीं लिखेंगे, डेल्टा के नीचे क्या लगा देंगे, m। ये है विचलन और ये क्या है, न्यूनतम विचलन। ठीक, आगे देखना, I को मैं I ही लिखा, माइनस R1 को क्या लिख दूंगा, R, क्योंकि न्यूनतम विचलन में R1 R हो जाता है, और प्लस E को भी क्या लिख देंगे, I। न्यूनतम विचलन में अभी लिखा था कि आपतन कोण निर्गत कोण के क्या होगा, बराबर, और ये भी क्या हो जाएगा, R। देख लो थोड़ा सा यार दोबारा से क्या क्या बदला। I को मैं I ही लिख दिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। R1 को क्या लिख दिया, R। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम विचलन में अपवर्तन कोण भी क्या होते हैं, बराबर। फिर ये E को क्या लिख दिया, I, क्योंकि न्यूनतम विचलन में आपतन कोण और निर्गत कोण क्या होते हैं, बराबर, माने E का मान I के बराबर होता है। और R2 को भी क्या लिख दूंगा, R। अब इसमें गणित लगाना है, यहां बगल में लिख देंगे, क्यों लिखे हम ये, न्यूनतम विचलन में। अब यहां देखना, डेल्टा M बराबर कितने I हैं, तो ये कितना हो गया, 2I, और माइनस R और माइनस R जुड़ के क्या हो जाएगा, माइनस 2R। गुणे में प्लस होते हैं, जब गुणा करते हैं तो प्लस होते हैं, जोड़ घटाने में वही चिन्ह। जैसे मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूं, -4 और गुणे -3 करूं तो क्या आ जाएगा, +12, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब मैं -4 और -3 करूं, अब क्या आएगा, -7। ठीक है, तो जोड़ने घटाने में वही चिन्ह रहेगा, जब गुणा करेंगे तब प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, जोड़ घटा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हाँ। अब यहां पर देखना, डेल्टा M बराबर ये लिखे 2I -2, ये तो लिखा ही है ना, ऊपर लिखा है ना, ऊपर लिखा है। अब यहां ध्यान देना, ये क्या लिखा है, R। R का मान कितना है, हाँ, तो यहां पर लिख देता हूं मान A/2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या यार, डेल्टा M बराबर क्या हुआ, 2I - A। इसको ऐसा हल करना है कि I का मान निकल आए, कुल मिला के हमको I और R निकालना है। तो क्या करूं भला, डेल्टा M इसको ले आओ तो क्या हो गया, +A, और 2 को भी ले आओ तो बटे में हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, I। यहां पर कुछ नहीं समझ में आ रहा, चलो दोबारा से यहां पर रिपीट करता हूं, शुरू से दोबारा से देख लो, ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा। यहाँ ये है त्रिभुज TQR में बाह्य कोण, है ना। बाह्य कोण का मतलब होता है, जैसे ये कोई मेरे पास में अलग से त्रिभुज बना लेता हूं, ये कंडीशन है ये, ठीक है। ऊपर यहाँ डेल्टा बना है, तो ये जो डेल्टा है इस कोण और इस कोण के योग के क्या होगा, बराबर। ठीक है, अब हमको ये पता करना है कि जब ये कोण और ये कोण के जोड़ के बराबर होगा तो ये कोण है क्या, कितना मान है। तो क्या करोगे, एक को लिख दोगे I - R1, फिर प्लस लगाओगे, इसको लिख दोगे E - R, इधर लिखे। और जब ये लिख लेंगे तो न्यूनतम विचलन की स्थिति लगाएंगे, तो जहां जहां R1 है, R2 है, उसकी जगह पर क्या लिखना है, R, और जहां पर I है उसको I ही रहने दोगे, E को भी क्या कर दोगे, I। तो यहां पर देखो R1 और R2 को बदल के क्या लिखना, R। कब कंडीशन लगी है, जब न्यूनतम, और E को भी क्या लिख दिए, I। तो सीधा सीधा है, जब I जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2I, और ये -R जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, -2R। अब आगे के स्टेप में देखते हैं, ये R है, इस R को भी बदल देते हैं,
है ना। तो r का मान हम समीकरण 1 में निकाल चुके हैं, क्या, a/2। तो इसकी जगह a/2 रख देंगे, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या क्या बचा देखना, ये आपके पास क्या बच रहा है, डेल्टा m, और क्या बच रहा है 2i, और यहाँ क्या बच रहा है a। ठीक है, अब लास्ट का स्टेप देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया हूँ, तो उसको पक्षांतर करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास सूत्र था, अभी मैं फिर से लिखा, मिट गया, डेल्टा m बराबर क्या था 2i माइनस a। अब यहाँ पर देखना, मैं ये डायरेक्ट लिखा हूँ ना, एक एक स्टेप कर देता हूँ। यहाँ पर डेल्टा m, a को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा प्लस a, और इधर क्या बचेगा 2i। अभी मैं 2 को नहीं लाया ना, है ना, अब 2 को भी ले आऊं तो गुणे में है तो किस में आएगा, बटे में। तो डेल्टा m प्लस a बटे में 2 कितना आ गया, ये i। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो i बराबर हो जाएगा डेल्टा m प्लस a बटे 2, इस तरह का दूसरा आ गया। मिला लो इसको, यही चीज मैं वहां लिख दिया हूं। अब ध्यान से देखना, अब लास्ट का स्टेप क्या है, स्नेल का नियम। तो यहां पर स्नेल का नियम लगाता हूं, ये हो गया स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, आई आर का मान निकला है वही लिख देना। ध्यान से देखना, साइन, ये क्या लिखा है आई का मान ये निकाले थे, तो कितना हुआ डेल्टा m प्लस क्या होगा a, और इसके बटे में क्या हो गया 2। फिर ये साइन r का मान क्या निकाले हो, a बटे क्या हो गया 2। यहां पर लिख देंगे, किससे हम लिख रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, और ये फाइनल आपका आंसर आएगा।